जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेस और प्रकाशन की भूमिका। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको प्रेस और प्रकाशन की भूमिका से जुड़े प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास में उपस्थित हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्लास में उपस्थित हैं, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। भारतीय प्रेस 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रहा। पहला जो स्टेटमेंट है, लिखा है कि भारतीय प्रेस 1858 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में असफल रहा। अगला स्टेटमेंट है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय लिट्टन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य लॉ मेंबर के परामर्श के विरुद्ध पुनः स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो आपका जो सही आंसर होगा, यहां पे सही आंसर होगा केवल दो। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, केवल दो स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा वायसराय लिट्टन के द्वारा। समझ में आया? तो वायसराय लिट्टन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। ठीक है। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो आप देखिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषा यानी गैर अंग्रेजी प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने हेतु 1878 में कानून बनाया गया था। यानी आपको याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भारतीय भाषा यानी गैर अंग्रेजी भाषा को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषा यानी गैर अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध लाया गया था। और ये आपका कब लाया गया था? तो याद रखिएगा तत्कालीन वायसराय थे लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। यानी भारत में जो अलग अलग भाषाओं में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उसमें अंग्रेजों का विरोध जो किया जाता था, अंग्रेजों की नीतियों का जो आलोचना किया जाता था, उसको रोकना था। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से अपने स्वयं के कानून सदस्य के वकील के खिलाफ विरोध। अधिनियम ने अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों को बाहर कर दिया। इससे भारतीय आबादी के व्यापक स्पेक्ट्रम से मजबूत और निरंतर विरोध प्राप्त हुआ। 1881, ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम लाइनिंग कर दे रहे हैं नीचे में। ठीक है, अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तो ये याद रखना है 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा, याद रखना है, इस कानून को क्या कर दिया गया? निरस्त किया गया। ठीक है। तो पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? तो याद रखिएगा वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा। याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया। कब निरस्त किया गया? 1881 ईस्वी में। ठीक है। इसलिए भारतीय प्रेस 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल नहीं होता है, जिसके वजह से आपका जो आंसर हो जाएगा विकल्प एक जो है वो सही नहीं है, केवल ऑप्शन बी सही है। ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्या लिखा है? हालांकि भारतीयों में इससे जो आक्रोश पैदा हुआ वह भारत के बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म देने वाले उत्प्रेरकों में से एक बन गया। अधिनियम के सबसे मुखर आलोचकों में इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुआ था, जिसे आमतौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। यह भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस सवाल से जुड़ा हुआ जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको आप याद रखिएगा, और जो भी अंडरलाइन हम किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर याद रखिएगा। तो सेशन को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ सकता है बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था, तो पहला याद रखना है इस सवाल का आंसर बिहार बंधु, ठीक है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र का नाम था बिहार बंधु, और बिहार बंधु की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा केशव राम भट्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत केशव राम भट्ट के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। अब इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। बिहार में मीडिया की शुरुआत बिहार बंधु से हुई, ठीक है। मीडिया की शुरुआत बिहार में जो है बिहार बंधु से हुई, जो वहां प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार था, ठीक है। तो बिहार का पहला हिंदी अखबार पूछेगा तो बिहार बंधु याद रखिएगा। और बिहार बंधु की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार बंधु की स्थापना 1872 ईस्वी में केशव राम भट्ट के द्वारा की गई थी, जो एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, यानी महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो बिहार शरीफ में बस गए थे, ठीक है। तो इस सवाल से यहां से क्या क्या याद रखिएगा, तो आपको याद क्या रखना है कि बिहार बंधु की स्थापना 1872 में केशव राम भट्ट के द्वारा किया गया था, और बिहार बंधु जो है बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार था, याद रखिएगा। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान की कमी के कारण बिहार और विशेष रूप से पटना में हिंदी पत्रकारिता ने उस समय बहुत कम प्रगति की। कई हिंदी प्रकाशन नहीं चले या लॉन्च होने से पहले ही ठंडी बस्ती में डाल दिए गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम लाइन आपको अंडरलाइन कर देंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद जरूर रखिएगा। हिंदी पत्रकारिता ने भी ज्ञान और परिपक्वता हासिल की, ऐसे तत्व जो पत्रकारों को महारत हासिल करने में लगे। अब बिहार प्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार में प्रेस का 150 से अधिक वर्षों का इतिहास है। कालक्रम के साथ साथ राज्य के लोगों तक इसकी गहरी जड़ें व्याप्त है। बिहार में प्रेस के विकास में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी बुद्धिजीवियों का भी सही संतुलन था। इसके अलावा उर्दू भी महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई और समय के साथ बुद्ध और महावीर की भूमि पर परिपक्व हुई। अंग्रेजी प्रेस का विकास, बिहार में अंग्रेजी रिपोर्टिंग 100 वर्षों से अधिक पुरानी है। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र अगर आपसे पूछे तो इसको आप याद रखिएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है बिहार हेराल्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या है, बिहार हेराल्ड। और बिहार हेराल्ड जो है किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था, 1875 में। समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम बिहार हेराल्ड किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। कब प्रकाशित किया गया, तो 1875 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको पता है तो इस सवाल का आप आंसर करेंगे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए रामानंद चटर्जी, ऑप्शन बी मोहम्मद हाशिम, ऑप्शन सी नरहरि पारिख, ऑप्शन डी मुरली मोहन प्रसाद। तो अगर आंसर पता है तो आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा, मुरली मोहन प्रसाद। क्या होगा आंसर, मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। याद रखिएगा, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से याद रखिएगा। मुरली मोहन प्रसाद बिहार के जाने माने पत्रकार थे, ठीक है। मुरली मोहन प्रसाद बिहार के जाने माने पत्रकार थे। वह सर्च लाइट अखबार के संपादक थे। और आपको यह भी याद रखना है कि सर्च लाइट समाचार पत्र का जो प्रकाशन है कब हुआ था, 1918 में हुआ था। और यह एक द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था। 1920 में यह त्रिसाप्ताहिक बन गया।
1930 में यह दैनिक के रूप में दिखने लगा। 1940 के दशक के बाद बिहार ने हिंदी प्रेस के विकास में तेजी देखी गई और 1941 में सर्चलाइट का हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपको यही याद रखना है कि मुरली मोहन प्रसाद जो थे वो बिहार के जाने माने पत्रकार थे, मुरली मोहन प्रसाद, और मुरली मोहन प्रसाद के द्वारा सर्चलाइट अखबार का संपादन किया गया था, याद रखिएगा। वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आप देखते होंगे ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सवाल का आंसर आपको करना है। तो आंसर करेंगे वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो आप जानते होंगे बहुत ही फेमस सवाल है। तो केसरी नामक अखबार की स्थापना याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से लिखिएगा। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे कि आपको याद रखना है कि केसरी के बारे में, केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो केसरी जो था मराठी अखबार था, याद रखिएगा। केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, तो केसरी मराठी अखबार था जिसे 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। समझ में आया? तो केसरी पत्रिका की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था 1881 में, और यह मराठी भाषा का अखबार था। यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मुखपत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था और केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक जी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे कि आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कि वह लाल बाल पाल विजय वालों में से एक थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। आप जानते होंगे लाल बाल पाल यानी लाल से हो गया लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भारतीय अशांति का जनक किनको कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा है? तो एक अंग्रेज था वैलेंटाइन सिरोल। याद रखिएगा कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अगला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का निर्माता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। समझ में आया? तो तिलक जी से कौन कौन सा सवाल आपको याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। दूसरा सवाल याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। ठीक है, तो सेशन को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से आपको क्या याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला याद रखना है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। समझ में आया? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था? 1905 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे विपिन चंद्र पॉल। विपिन चंद्र पॉल से क्या सवाल पूछेगा? तो विपिन चंद्र पॉल एक भारतीय राष्ट्रवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनके बारे में याद रखना है कि वह श्री अरविंदो के साथ स्वदेशी आंदोलन के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। ठीक है, अगला नाम है लाला लाजपत राय जी का। लाला लाजपत राय जी के बारे में आप जानती हैं कि लाला लाजपत राय जी जो थे वो एक भारतीय राष्ट्रवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल विजय वालों में से एक थे। लाल से हो जाएंगे लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय जी से याद रखना है कि लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनेगा, आपको याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक की नींव किसने रखी थी? तो याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक की नींव लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1894 में रखा गया था। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक की नींव लाला लाजपत राय जी के द्वारा रखी गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको युग्म दिया है, एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ वर्ष है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। अब देखिए लिखा है प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप, ये किस वर्ष लागू किया गया था? दूसरा है पंजीकरण अधिनियम, किस वर्ष लागू हुआ था? और तीसरा है मेटकॉफ अधिनियम। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे।
तो यहां जो सही होगा, देखिए पूछा है कौन सा सही है। तो प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप कब आया था? 1799 में। तो पहला तो सही है कि प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप 1799 में आया था। अगला है पंजीकरण अधिनियम 1857, गलत है। अगला है मेटकॉफ अधिनियम 1835, सही है। तो 1 और 3 केवल सही है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आंसर? 1 और 3 सही है। अब थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप कब आया था? तो याद रखिएगा 1799 में। पूछेगा प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप किस वर्ष आया था? तो प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप 1799 में आया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की संभावना को देखते हुए प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप बनाया था, याद रखिएगा। और इसने पूर्व सेंसरशिप सहित लगभग युद्धकालीन प्रेस प्रतिबंध लगा दिए थे। तो यहां से एक सवाल आपको समझ में याद रखना है कि प्रेस अधिनियम की सेंसरशिप किस वर्ष लागू किया गया था? 1799 में। और यह वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की संभावना को देखते हुए। ठीक है। प्रगतिशील विचारों वाले लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन इन प्रतिबंधों में ढील दी गई। 1818 में पूर्व सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। तो पूर्व सेंसरशिप को कब समाप्त किया गया? 1818 में, ध्यान रखना है। अब ये जो क्वेश्चन है 1835 का प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ का अधिनियम इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। पूछेगा कि मेटकॉफ का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो मेटकॉफ के अधिनियम को 1835 का प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। तो मेटकॉफ का अधिनियम कब प्रकाशित किया गया था? तो मेटकॉफ का अधिनियम 1835 में लागू किया गया था, याद रखना है। तो मेटकॉफ गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1823 के आपत्तिजनक अध्यादेश को निरस्त कर दिया था। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है मेटकॉफ को। ठीक है। नए प्रेस अधिनियम 1835 में एक प्रकाशन और क्रीज कामकाज के परिसर की सटीक मात्रा देने के लिए प्रिंटर प्रकाशक की आवश्यकता थी। एक उदार प्रेस नीति का परिणाम समाचार पत्रों का तेजी से विकास था। तो मेटकॉफ का अधिनियम 1835 में आया था। और याद रखिएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है मेटकॉफ को। यह सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। अगला जो कथन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट, पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो याद रखिएगा 1867 में आया था पंजीकरण अधिनियम। ठीक है। इसने मेटकॉफ के 1835 के अधिनियम को बदल दिया। याद रखिएगा पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया था और पंजीकरण अधिनियम जो है मेटकॉफ के 1835 के अधिनियम को बदल देता है। और पंजीकरण अधिनियम जो था वो एक प्रकार का नियामक अधिनियम था और प्रकृति में प्रतिबंधात्मक नहीं था। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र को मुद्रक और प्रकाशक का नाम और प्रकाशन का नाम छापना आवश्यक था। साथ ही पुस्तक के प्रकाशन के 1 महीने के भीतर एक प्रति स्थानीय सरकार को जमा करनी होती थी। तो यहां से याद रखना है कि पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया था और यह मेटकॉफ के 1835 के अधिनियम को बदल देता है। अगला यहां से याद रखना है एक है लाइसेंसिंग अधिनियम जो कि 1823 में आया था। ठीक है। और लाइसेंसिंग अधिनियम जो है जॉन एडम्स के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा लाइसेंसिंग अधिनियम 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स के द्वारा बनाया गया था। बिना लाइसेंस के प्रेस शुरू करना या इस्तेमाल करना एक दंडनीय अपराध है, ऐसा इस नियम में कहा गया है। अधिनियम को पत्रिकाओं, पैम्फलेट और पुस्तकों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था। ये प्रतिबंध मुख्यतः भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध थे, याद रखिएगा। अगला है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 और याद रखना है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 ने मेटकॉफ अधिनियम द्वारा निर्धारित पहले से मौजूद पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त और भी प्रतिबंध लगाए थे। किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या मुद्रित सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को रोकने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है, ऐसा लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 में कहा गया था। ठीक है। तो सेशन को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा। पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हम आपको बता दे रहे हैं। जो सवाल बार बार पूछा जाता है हम उसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पूछा गया है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग 1000 बार पढ़े होंगे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का जो संस्थापक थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ और पत्रिका का संपादन किया गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां से क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। इंडियन ओपिनियन मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा स्थापित
समाचार पत्र है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन किया गया था। अगला याद रखना है, नेटाल भारतीय कांग्रेस और कुछ भारतीयों की मदद से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इकट्ठा किया। यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित हुआ करता था। यह औपनिवेशिक शासन के तहत पीड़ित भारतीयों के विषय में समाचार लाने के लिए था। याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और नागरिक अधिकारों के खिलाफ लड़ने के लिए यह प्रकाशन एक महत्वपूर्ण उपकरण था। अब यहां से एक सवाल आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा महात्मा गांधी ने अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो याद रखना है इंडियन ओपिनियन। समझ में आया, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी द्वारा अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन किया गया था, तो इंडियन ओपिनियन। समझ में आया, इसको आप याद जरूर रखिएगा, पूछता है। अगला यहां से याद रखना है कुछ प्रमुख संपादक समाचार पत्रों के, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक आपको याद रखना है। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछेगा यंग इंडिया होगा, यहाँ पे गलती है, यूथ इंडिया लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, यंग इंडिया यूथ इंडिया एक ही चीज है। तो अगर आपसे पूछे यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र है इसका संपादन भी महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। समझ में आया, तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी, यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी, नवजीवन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी। अगला याद रखिएगा, सुधारक और नेशन समाचार पत्र का संपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का संपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और फॉरवर्ड समाचार पत्र का संपादन याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यह भी आपको पता होगा, याद रखिएगा। सेशन को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा। अगला सवाल, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की जर्नल यानी पत्रिका को किसके द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो यहां याद रखना है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का शुरुआत जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, यहां से ध्यान दीजिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और लंदन में भारतीय समाजशास्त्री की स्थापना की। समझ में आ रहा है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और लंदन में भारतीय समाजशास्त्री की स्थापना की थी। बेलीओल कॉलेज से स्नातक किया था उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 20वीं सदी की शुरुआत में एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी। ठीक है, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, पूछता है। इसका उपशीर्षक स्वतंत्रता का अंग और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार था। शहीद मदन लाल ढींगरा ने एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम हंट कर्जनवाइली की हत्या कर दी थी। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है विलियम हंट कर्जनवाइली की हत्या किसने की थी, तो शहीद मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, शहीद मदन लाल ढींगरा ने, याद रखना है, विलियम हंट कर्जनवाइली की हत्या की थी। 1907 में, ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट है, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, याद रखना है, मैडम भिकाजी कामा ने क्या किया था, झंडा फहराया था। ठीक है, तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भिकाजी कामा को हरी, केसरिया और लाल पट्टियों के तिरंगे वाले भारतीय राष्ट्रध्वज के पहले संस्करण को फहराने का अनूठा गौरव प्राप्त है। तो ये सवाल पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराया था। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह सवाल 1000 बार पूछा गया है। आपको पता होगा राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। और ये जो समाचार पत्र है संवाद कौमुदी, ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, बांग्ला भाषा में, तो याद रखिएगा इस सवाल को भी। ठीक है, तो संवाद कौमुदी
पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बंगला भाषा में किया जाता था। इसके अलावा आपको पता होगा मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन भी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से जो आपको जरूर याद रखना है, ध्यान दीजिएगा राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो राजा राम मोहन राय जी ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किया था, बीबीआई है। अगला याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन किया था। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? बंगला भाषा में। अगला पूछेगा मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो यह भी याद रखिएगा कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक और भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसने हिंदू समाज में मौजूद बुरी प्रथाओं, विशेष रूप से सती प्रथा के खिलाफ काम किया था। तो याद रखिएगा सती प्रथा का विरोध करते थे राजा राम मोहन राय जी, और राजा राम मोहन राय जी के अथक प्रयास से ही सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। याद रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से कुछ और सवाल आपको याद रखना है, जैसे रास बिहारी बोस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस ने गदर क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो ब्रिटिश सेना पर अंदर से हमला करने की योजना थी। वे भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक यानी जनक थे। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप जानते होंगे रास बिहारी बोस थे, और रास बिहारी बोस ने बाद में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का लीडर घोषित किया था, याद रखना है। अगला सवाल याद रखिएगा यहाँ से, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा प्रसिद्ध बम हमला रास बिहारी बोस द्वारा ही किया गया था, यानी रास बिहारी बोस ने क्या किया था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया था। ठीक है, जापानी सरकार ने रास बिहारी बोस को सेकेंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या याद आपको रखना था बता दिए। रास बिहारी बोस से याद रखना है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, और याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, पूछा जाता है। अगला है शिशिर कुमार घोष। तो शिशिर कुमार घोष एक साहित्यकार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। शिशिर कुमार घोष ने 1868 में एक प्रसिद्ध बंगला भाषा के समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक और बंगाल के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे इंडियन लीग या इंडिया लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो अब यहाँ से याद क्या रखना है, आपसे बार बार पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष ने बंगला भाषा में, याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष ने बंगला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 ईस्वी में की थी। ठीक है, पूछता है। अगला जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ से याद रखना है ईश्वरचंद विद्यासागर जी से कि ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी जो थे ये बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही महान समाज सेवी थे। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा का जो शुरुआत है ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा ही आया था। तो याद रखना है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की प्रथा की शुरुआत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 के लिए जोड़ दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ईश्वरचंद विद्यासागर जी के अथक प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, और उस समय वाइसराय कौन था? कैनिंग था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, कैनिंग के समय में, याद रखना है। अगला सवाल, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो आप जानते हैं बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बीबीआई क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो आप जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बंगाल गजट। याद रखना है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम है द बंगाल गजट। ठीक है, अब यहां से क्या क्या सवाल बनेगा? तो द बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल विज्ञापन दाता के नाम से भी जाना जाता है, ने कलकत्ता में अपना प्रकाशन शुरू किया। उस समय के दौरान औपनिवेशिक भारत के केंद्र का 1870 में भारत का पहला समाचार पत्र था। तो आपको याद रखना है कि द बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था, द बंगाल गजट, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से, और इसका संपादक किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। समझ में आया? और ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। तो जितना अंडरलाइन किए हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा
द बंगाल गजट। पूछेगा कब पब्लिश हुआ था? 1780 में। कहाँ से पब्लिश हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता से। पूछेगा द बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था द बंगाल गजट, जिसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, याद रखिएगा। ठीक है। समाचार पत्र और प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा द हिंदू समाचार पत्र पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1878 में। द अमृत बाजार पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था? 1868 में। द बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। द समाचार दर्पण कब प्रकाशित हुआ? 1818 में। ठीक है। तो द हिंदू समाचार पत्र पहली बार 1878 में प्रकाशित हुआ था, द अमृत बाजार पत्रिका 1868 में, द बंगाल गजट पत्रिका 1780 में, और द समाचार दर्पण पत्रिका 1818 में। ठीक है। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। सेशन को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा। अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस समाचार पत्र का संपादन किया गया था, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, आप जानते हैं, केसरी। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा इस सवाल को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 2 समाचार पत्र चलाए गए थे। मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का संपादन किया गया था और अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि केसरी समाचार पत्र जो है मराठी भाषा में पब्लिश किया गया था और मराठा समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, वीवीआई है, याद रखिएगा। अगला यहां से याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई थी और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किया गया था महाराष्ट्र में। गणपति महोत्सव का शुरुआत 1893 में किया गया था और शिवाजी महोत्सव का शुरुआत 1895 में किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और आप जानते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा बाल गंगाधर तिलक जी का था। बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को, याद रखिएगा। वह चरमपंथी समूह की तिकड़ी लाल बाल पाल का हिस्सा थे, याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा है? तो याद रखिएगा, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट की शुरुआत की, बता चुके हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है। और जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो थे वो आयरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की आयरलैंड के रहने वाले थे। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी 1833 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र का संपादन कब शुरू किया था? 1933 में। महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में हरिजन नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया था, याद रखिएगा। तो क्लास काफ़ी बेहतरीन है, आप देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बता रहे हैं। तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा और जो बच्चे क्लास में उपस्थित हैं क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। नवजीवन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था और हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। अब देखिए यहाँ से यंग इंडिया से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया समाचार पत्र नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था और यंग इंडिया का संपादन या यंग इंडिया समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था और यह 1919 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। पूछेगा अगर यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन कब हुआ था पहली बार? 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। इस पत्रिका का उपयोग गांधी जी ने अहिंसा के अपने अनूठे विचार को फैलाने के लिए किया था और इसके उपयोग के माध्यम से अंग्रेजों से स्वतंत्रता की योजना भी बनाई थी। इसे अमेरिका में इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका के लाला लाजपत राय द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया था। ठीक है,
अगला सवाल, मोहनदास करमचंद गांधी ने कई पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की भी शुरुआत की थी। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। इसके अलावा गांधी जी ने नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन भारत में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और फैक्ट है, देखिए इंडियन मिरर समाचार पत्र किसके द्वारा संपादन किया गया था। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र आपसे पूछेगा ये सवाल, तो आप याद रखिएगा इंडियन मिरर समाचार पत्र जो है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्रता केसरी समाचार पत्र जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, द टाइम्स पत्रिका पूछेगा तो हेनरी लूसे द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है। वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। तो आपको बता चुके हैं कि केसरी नामक अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था 1881 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बता भी चुके थे। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए आप लोग। वैसे ये सवाल बता चुके हैं कि केसरी जो है मराठी अखबार था। 1881 ईस्वी में केसरी अखबार का प्रकाशन जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। और आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है महात्मा गांधी ने। तो ये सारा फैक्ट आपको बता चुके हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी आपको बता चुके हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है बिपिन चंद्र पॉल। ये इनके बारे में भी आपको बता चुके हैं कि बिपिन चंद्र पॉल जो थे लाल बाल पाल में से एक थे। पाल से हो गया बिपिन चंद्र पॉल, और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, अगला है लाला लाजपत राय जी से जुड़ा हुआ फैक्ट। तो आपको बता चुके हैं कि लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की नींव जो है लाला लाजपत राय जी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। तो याद रखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, जो कि 1870 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा कि हिक्की का बंगाल राजपत्र आयरिशमैन जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा कलकत्ता भारत से प्रकाशित एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह उपमहाद्वीप का पहला समाचार पत्र था और इसे 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। नाम क्या था, तो याद रखना है द बंगाल गजट। किसके द्वारा संपादित किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है ये सब सवाल। अब अखबार का नाम और संस्थापक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे केसरी समाचार पत्र का संपादन लोकमान्य तिलक ने किया था। वंदे मातरम अखबार की शुरुआत किसने की थी, तो वंदे मातरम अखबार की शुरुआत बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। राष्ट्र गुफ्तार इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र गुफ्तार जो है गुजराती भाषा में पहला समाचार पत्र है जो कि गुजराती में पब्लिश हुआ था। और राष्ट्र गुफ्तार समाचार पत्र का संपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला याद रखिएगा युगांतर। युगांतर अखबार का संस्थापक कौन थे, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारेंद्र कुमार घोष। ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा केसरी लोकमान्य तिलक, वंदे मातरम बिपिन चंद्र पॉल, राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी और युगांतर अखबार का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंदर कुमार घोष द्वारा। ठीक है, तो सेशन को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई। तो आसान सवाल है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। कब किया गया था, 1903 में। ठीक है, तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। यह जो है 1903 में शुरू हुआ था, 1905 तक यह अस्तित्व में रहा था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के लिए नस्लीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए गांधी जी और राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण उपकरण था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन 1903 में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। यंग इंडिया आपको बता ही चुके हैं, यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया की शुरुआत होम रूल पार्टी ने की थी। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र 1919 से 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी जी की देखरेख में प्रकाशित हुआ था। और यंग इंडिया समाचार पत्र जो था वो एक साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है,
अगला है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल, याद रखिएगा हिंद स्वराज को भारतीय होम रूल भी कहा जाता है। तो हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल 1909 ईस्वी में गांधी जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो अगर आपसे पूछेगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, या फिर भारतीय होम रूल पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1909 में, याद रखना है। ठीक है, इस पुस्तक को 1910 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक देशद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। गांधी जी का हिंद स्वराज दो पात्रों द रीडर और द एडिटर के बीच एक संवाद का रूप लेता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है यही है कि हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल पुस्तक के लेखक हैं गांधी जी, 1909 में इन्होंने यह पुस्तक लिखा था। ठीक है, अगला सवाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए कौन से कानून मॉडल के रूप में लिए गए थे? बहुत अच्छा सवाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए कौन से कानून मॉडल के रूप में लिए गए थे, आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, आयरिश प्रेस कानून। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और यह जो है आयरिश प्रेस कानून, ठीक है, आयरिश प्रेस कानून मॉडल से लिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयरिश प्रेस अधिनियम पर आधारित इस अधिनियम ने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में सेंसर विवरण और संपादकीय को व्यापक अधिकार प्रदान किए थे। सरकार ने वर्नाकुलर समाचार पत्रों को नियमित रूप से नजर रखा। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया था, जिसने सरकार को मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबारों को जब्त करने के अधिकार दिए थे। उन्होंने शस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया, ठीक है, जिसमें भारतीयों को बिना किसी अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आया था इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी और वर्नाकुलर प्रेस के बीच भेदभाव करता था। यह वर्नाकुलर प्रेस की अत्यधिक आलोचनात्मक प्रकृति को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में सेंसर विवरण और संपादकीय को व्यापक अधिकार प्रदान किए। ठीक है, ये सब कुछ फैक्ट है, याद रखना है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन के बारे में याद रखना है। इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लिटन के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था। तो लॉर्ड लिटन जो था वो 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था, याद रखना है। वर्ष 1876 में दक्षिण भारत में अकाल पड़ा, जहाँ लगभग 10 मिलियन मृत्यु हुई थी। अकाल के कारण उनकी व्यापारिक नीतियों की आलोचना हुई थी। उन्होंने 1877 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जिसमें उस दौरान अत्यधिक राशि खर्च की गई थी जब लोग भूख से मर रहे थे। तो लॉर्ड लिटन से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और लॉर्ड लिटन जो है वो 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया का जितना भी एग्जाम होता है, जहां पे आपका जीके मिलेगा वहां पे ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करेंगे सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी बच्चे बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ क्लास में आप लोग रेगुलर रहेंगे और क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, किसी इंपॉर्टेंट नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, जय बीएसए, धन्यवाद।